हेलो एंड वेलकम बैक। तो आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल रतन अर्थनीति पर। तो हम लोग फिर से आ गए हैं नए नए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तो अब हम लोग आज अपने क्वेश्चन पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को और जो आपके अन्य सहयोगी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी इसका भारी लाभ मिल सके। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, भारतीय में औद्योगिक वित्त के स्रोत, भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। देखिए, जो औद्योगिक वित्त होता है, ठीक है, इसमें कि जो दीर्घकालीन होता है वो होता है 5 से 10 से मतलब उससे ज़्यादा वर्ष के लिए, मतलब 20 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। जैसे शेयर हो गया, ऋण पत्र हो गया, अचल संपत्तियाँ हो गई। ठीक है। और मध्यकालीन जो होता है जो कि 1 से 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। जो कि विकास बैंकों द्वारा ऋण और जो भी वगैरह दिया जाता है। ठीक है। और जो अल्पकालीन होता है वो केवल 5 वर्ष, 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। सामान्यतः कहीं 5 वर्ष भी पढ़ा जाता है, लेकिन वो 1 वर्ष से कम के लिए होता है। अब देखिए ये बाहरी स्रोत क्या क्या है। ठीक है। जो कि हमारे जो वित्त हैं, जो औद्योगिक वित्त हैं, इसके अन्य स्रोत क्या क्या हैं, जैसे कि शेयर अंश हो गया, ऋण पत्र हो गया। ठीक है। वाणिज्य बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गए, और जो है आपका फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक हो गया, और उसके बाद सीडीबी हो गया, और जो डेवलप बैंक हो गया, आईबी आईडीबीआई हो गया। ठीक है। और जो सार्वजनिक जमावत है उससे हो गया। ठीक है। और आंतरिक स्रोत है तो प्रतिधारित आय है, जो नहीं, जो अब व्यक्ति आय कमाता है वो आंतरिक स्रोत हो गया। ठीक है। और आधुनिक जो आजकल आधुनिक स्रोत हैं वो देख लेते हैं, जो मॉडर्न स्रोत हैं। तो जिसमें एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया। ठीक है। विदेशी निवेश वगैरह हो गया। और उसके बाद मनीषी जो मशीनीकरण, जितने मशीन वगैरह जो किराए पे होते हैं, ठीक है, वो हो गया। और स्टार्टअप वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे 182 नंबर क्वेश्चन से, जो कि हम लोग आगे कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जो कि 182वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। कीमत स्तर घटा, यानी कि जो कीमत, जो प्राइसेज हैं, वो किस समय कमी हुई। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है, एक है प्रथम योजना, दूसरी योजना, चौथी योजना या वार्षिक योजना के दौरान। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो कि वर्ष कब हुई थी, 1951 में हुई थी। क्लियर। जो कि 51 से लेकर के 56 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो कि हमारा जो WPI था, क्या था, WPI, ठीक है, जो कि 50 से 51 में क्या था, 89 था, क्या था, 89 था। और वो क्या हुआ जो, और 55 56 में जैसे ये 56 आया, ये 56 आया, ये घट कर कहाँ चला गया, 74 पे हो गया, यानी कि डाउन हो गया। यानी कि इसका तो राइट आंसर आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम योजना जो हुई पंचवर्षीय योजना काल में ही के दौरान कीमत स्तर घटा। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं 183वां क्वेश्चन। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इसमें से स्रोत नहीं है। इसमें क्या है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इसमें से स्रोत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी राज्य वित्तीय निगम, ऑप्शन नंबर डी हो गया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इससे भी मिलता है। ठीक है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भी है, राज्य वित्त निगम ये भी है। तो इसमें कौन सा हुआ, नाबार्ड। अब ये है नाबार्ड। ठीक है। अब नाबार्ड क्या करते हैं, नाबार्ड का पता है आपको,
ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो काम करता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ग्रामीण विकास को डेवलपमेंट करना। नाबार्ड काम क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को विकास करना, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी, 1982 में, जो कि करीब आपकी जो छठी पंचवर्षीय योजना उस टाइम चल रही थी। कौन सी चल रही थी योजना, 6 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान चल रहा था उस टाइम। क्लियर, तो इसका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 184, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, यानी जो भारत की बैंकिंग प्रणाली है, इसमें सबसे उच्चतम बैंक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा उच्चतम बैंक की प्रणाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन की तरफ आएंगे। देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक, तो देखिए आरबीआई को भारत का शीर्ष बैंक, ठीक है, कहा जाता है। क्लियर, तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, एक सर्वोच्च निकाय है, जो कि सबसे ऊपर यही है, सबके ऊपर ही है, ठीक है। इसमें क्या गया, अनुसूची क के अनुसार जो भी अनुसूचित बैंक है, जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में ये दिख रहा है, ठीक है, और अनुसूची ख भी दिख रहा है बगल में, जो कि गैर अनुसूचित बैंक में आते हैं, ठीक है, जिनका कार्य जो सीमित होता है और ये बहुत कम होते हैं संख्या में। अब इसमें क्या आते हैं, जो अनुसूची है, ठीक है, इसमें आते हैं सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र जो भी हो गया, जैसे पब्लिक सेक्टर में हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, ठीक है। और दूसरा है निजी बैंक, जैसे प्राइवेट बैंक हो गए, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपका है प्राइवेट सेक्टर, जैसे जो आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई से हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है। और एक आता है विदेशी बैंक। क्लियर, और उसके बाद कुछ अन्य बैंक आते हैं, ठीक है, जैसे कि सहकारी बैंक हो गया, जैसे ना आपको कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जैसे आपने पेमेंट बैंक देखा होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, हम देखा ना माइक्रो स्मॉल जो फाइनेंस बैंक होते हैं वगैरह, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, एसबीआई है, यानी वाणिज्यिक बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर, जो कि 1770 में स्थापित हुआ था। और भारत का पहला पूर्ण भारतीय पूंजी वाला बैंक जो कि पीएनबी है। ये एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आते हैं, जैसे ही आपको पता चला गया होगा भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो इसमें उच्चतम बैंक कौन सा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185। क्लियर, जिसमें है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। नहीं वाले पर आप लोग बहुत ध्यान देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत तेज फंसाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। अब ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक, और इसमें से ऑप्शन नंबर ई है उक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन से जो बैंक है वो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत है, उसके बाद हम लोग पता चलेगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो चलिए आते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष वित्त के प्रमुख स्रोत, ठीक है, बिना मध्यस्थ के कोष जुटाने के तरीके, यानी कि बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे हो गया इक्विटी शेयर, पूंजी जुटाने का सबसे सामान्य तरीका है, जनता का मालिकाना हक होता है, ठीक है। ऋण पत्र हो गया, जो जिसमें कि निश्चित ब्याज मिलता है, ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं डिवेंचर्स वगैरह, ठीक है। और सार्वजनिक जमा, जैसे कि हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए, आदि 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, जो भी जमा करते हैं हम लोग, ठीक है। सार्वजनिक पत्र हो गया, ठीक है, वाणिज्यिक पत्र हो गया, और उसके बाद अधिकार निगमन, जो मौजूदा जो शेयर धारक वगैरह पुराने निवेशक के धन। अब देखिए
प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष वित्त की तुलना। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या आते हैं, कोई निवेशक नहीं, सीधे होते हैं जो भी होते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष वित्त में तो बैंक या वित्तीय संस्थान शामिल होती हैं। इसमें होते हैं जो साधन होते हैं, शेयर हो गए, बांड डिबेंचर हो, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, इसमें होते निवेशक को जोखिम अधिक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जोखिम कम होता है। लागत इसमें कम होती है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष वित्त है उसमें लागत कम होती है, लेकिन इसमें बिचौलियों आने के कारण लागत क्या है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए शेयर बाजार जो है प्रत्यक्ष वित्त का एक सबसे बड़ा मंच है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उसमें बताया कि जो बैंक वगैरह आते हैं इसमें होते हैं, लेकिन एक तरीके से माना जाए तो बैंक भी, बैंक क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी जनता को वित्त आइजली प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं होता। भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, जितने बैंक है सबसे हम लोग डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं। उसमें पैसा जमा करिए बैंक में, उसके द्वारा हमको डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा। नाबार्ड, नाबार्ड भी एक तरीके से वो पैसा तो जनता को नहीं था, लेकिन वो बड़ी बड़ी जो फूड सेफ्टी कंपनियाँ, फूड कंपनियाँ हो गई, सरकारी बैंक हो गया, इनको क्या है प्रत्यक्ष वित्त क्या है उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो इसको भी नहीं मान सकते, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 186। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं भारत में नोट निर्गमन प्रणाली, नोट इशूस आधारित है। यानी जो भारत में जो नोट निकलते हैं वो किस आधार पर निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुपातिक कोष प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ऑप्शन नंबर सी स्थिर विनिमय प्रणाली पर, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। ठीक है, तो हम लोग आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। ठीक है, और जैसे कि देख रहे हैं भारत में नोट निर्गमन प्रणाली, जो नोट छपते हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जो कि 1956 से है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कुल जितने हैं 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए अगर आपको छापने हैं, मान चलिए कि आप संस्था है, क्या करना है आपको, क्या करना है, 200 करोड़ रुपए की छपाई करनी है। क्लियर, तो जब 200 करोड़ छापने हैं तो इसमें क्या होगा, आपको 115 करोड़, 115 करोड़ रुपए का सोना रखना होगा। उसके बाद 85 करोड़ का क्या रखना होगा, विदेशी प्रतिभूतियाँ यानी विदेशी मुद्रा रखनी होगी, तब जाके आप छाप सकते हैं नोट। क्लियर, तो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूनतम कोष प्रणाली। क्लियर, तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, जाहिर सी बात है डीजल पेट्रोल सबकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो सरकार के आय में वृद्धि हेतु, देखिए अब तो ये कहा नहीं सकता। ठीक है, और सरकार का मनमानी पूर्ण निर्णय, ये भी कहा नहीं सकता, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो भाई दोनों बातें तो हो सकती हैं, लेकिन हम लोग आते हैं आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु, जो कि पिछली सरकार द्वारा उठाए गए कदम का परिपालन है। अब देखिए इसमें से अगर ये काट दिया जाए ये ऑप्शन, ठीक है, तो ये पूर्णतः सही है। ठीक है, और ये क्या है आपका, मान चलिए ये 50% सही है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप लोग कि पूरा मार्केट में क्या है, एकदम उतार चढ़ाव चला हुआ है, तो आप लोग उसको देखते हुए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को भी नहीं नकार सकते। ठीक है, तो ये कुछ विवादित प्रश्न आते रहते हैं, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, अपने विवेक से उत्तर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 188 नंबर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, अब किसके द्वारा मदद की, ऑप्शन ए नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी एक्जिम बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इसमें राइट उत्तर होगा क्या,
इसमें राइट उत्तर क्या होगा, सोचिए, बताइए आप लोग। चलिए, राइट उत्तर से पहले हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें विदेशी व्यापार में आरबीआई की मदद। ठीक है, इसमें किया गया था भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको बोलते हैं एक्जिम बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, जो कि इसकी स्थापना क्या हुई थी 1982 में, 1 जनवरी 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, यानी जो निर्यातक आयातक हैं उनको क्या करना है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही साथ क्या करना है, वाणिज्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को उनकी निर्यात आयात को जो वित्त प्रबंधन की जो क्रियाओं को जो क्या करना है, उसको और सुविधापूर्ण बनाना। ठीक है, इसीलिए ये एक्जिम बैंक का किया गया था। क्लियर। तो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने समझ लिया है, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, एक्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 189। ठीक है, इसमें लिखा है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स। ऑप्शन नंबर बी लिखा है एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स। ऑप्शन नंबर सी लिखा है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर डी लिखा है एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ईपीसीजी है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है जो इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसका योजना का उद्देश्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्यात को क्षमता बढ़ाना। ठीक है, जो वस्तु और सेवा क्या है, निर्यात की क्षमता को बढ़ाना तथा निर्यात को क्या करना है, स्पर्धापूर्वक बनाना। ठीक है, ताकि पूंजीगत वस्तुओं को सरलता से आयात किया जा सके। ठीक है, यही बनाया गया था ईपीसीजी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए, देख रहे हैं जैसे कि निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, निर्यात और गुणवत्ता को बढ़ाने की पहल है। क्लियर। ईपीसीजी योजना है क्या। ठीक है, इसमें दिया गया है मशीनरी पुर्जे उपकरण सॉफ्टवेयर तथा निर्यातकों की शून्य ड्यूटी पर पूंजीगत वस्तुएं आयात करने की अनुमति। ठीक है, और उसके बाद ये योजना क्या करती है, यह योजना टैक्स को सेव करती है। ठीक है, और मूल्य को क्या करता है, इसका लक्ष्य क्या होता है कि 1 लाख टैक्स बचाए और 6 लाख का सामान निर्यात किया है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, शून्य ड्यूटी हो गया, और स्वदेशी हो गया, भारत की मशीन से खरीदी हो गई। ठीक है, और नए उद्योगों का औद्योगिक क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे कि बताया गया था। ठीक है, इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए चौथी, ऑप्शन नंबर बी पाँचवीं, ऑप्शन नंबर सी छठवीं, ऑप्शन नंबर डी आठवीं। तो जैसे कि बताया गया था कि नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, अभी हम लोगों ने इसके पहले बात किया था, कहा था कि नाबार्ड की स्थापना क्या हुई थी, जुलाई 1982 में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। क्लियर। अब उसके बाद अब ऐसी है, और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो चल रही थी 1980 से 85 में। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जब 80-85 में चल रही थी तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर।
यानी जो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 191। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यानी जो कार्यक्रम चलाया गया है मिलेनियम, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सहस्त्राब्दी घोषणा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिलेनियम डिक्लेरेशन। क्लियर। तो जो क्या बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास वगैरह जो भी है, ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर ए है निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और ऑप्शन नंबर डी है 2 अंकों वाली आर्थिक व्यवस्था को वृद्धि प्राप्त करना, आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना। देखिए, पहली बात, आप लोग ऑप्शन जब भी देंगे तो पहले नेगेटिव क्वेश्चन को खोज लेंगे कि इसमें कौन सा नेगेटिव क्वेश्चन है। अब यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, अब निर्धनता कम करना है, कोई देखिए कोई विकास लक्ष्य आता है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, ये भी सही है। और लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यानी कि ये भी हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 2 अंकों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग देख रहे होंगे मिलेनियम, यानी कि देखिए आजकल चल रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग, पहले क्या बोला जाता था, पहले बोला जाता था इसको MDG। ठीक है, MDG यानी कि सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य। क्लियर, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट जो आपका गोल है वो करना था। ठीक है, लेकिन अब क्या है गया कि अब आ गया उसके बदले में SDG। क्या गया है, SDG, जिसमें कितने गोल हैं, कुल 17 गोल हैं। क्लियर, और जिनका लक्ष्य क्या रखा गया है 2016 से 2030 तक। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जिसमें बताया गया है, ठीक है, विकास के लक्ष्य के बारे में। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन में और नहीं है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला है अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन। ठीक है, यानी भूखमरी को दूर करना है। फिर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सबको, यानी सबको प्राथमिक शिक्षा को देना। ठीक है, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना है। चौथा है बाल मृत्यु दर की कमी करना है। पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य सुधार करना है। छठवां है बीमारियां जैसे HIV एड्स मलेरिया वगैरह जो भी है इनको दूर करना है। सातवां पर्यावरण को स्थिर बनाना है। और आठवां विकास के लिए वैश्विक साझेदारी कराना। ठीक है, अब हम लोग MDG को पूरा कर लिए, उसके बाद हम लोग आ गए SDG पर। ठीक है, जो कि SDG है 2016 से 2030 तक का लक्ष्य है, जो कि जिसको बोलते हैं एजेंडा 2030। ठीक है, जिसमें 17 लक्ष्य किए गए हैं। ठीक है, जिसमें सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं अगला क्वेश्चन, 192 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, यानी साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर है ए है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, या कोई नहीं। ठीक है, तो साप्टा तो सार्क से कोई संबंधित है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी जो स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1995 हुई थी, जो कि अस्तित्व में आया था। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, इसमें लिखा है, जिससे मतलब है, तो इसमें जो दक्षिण एशियाई जो जितने भी आपके अल्पविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनका ये समूह है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 7 दिसंबर 1995 को हुई थी, लेकिन जो पहला एक जहाँ कहला एक बैठक हुआ था, ठीक है, 1991 में,
उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 1993 में, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है, सार्क के 7वें सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कोलंबो में, जो कि आपका श्रीलंका में है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसकी स्थापना किया गया। क्लियर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, और टैरिफ यानी जो सीमा शुल्क में छोड़ देना, यानी जो आपके अगल बगल जितने देश देश हैं हम लोग आपस में, हम लोग कम सीमा शुल्क के आधार पर हम लोग आगे कार्य कर सकें, ठीक है। और जो कि 1995 में साप्टा जो है पूर्ण रूप से आ गया था, ठीक है। और सबको पता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आते हैं, 193 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है, यानी जो भारतीय रुपए है उसका विनिमय दर कैसे निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी लिखा है ब्रिटिश पाउंड के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी लिखा है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, या कोई नहीं। देखिए, पहले बहुत ज़्यादा जो है असर होता था, ठीक है, जो विदेशी चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता था, उसे एक बास्केट के आधार पर होता था, ठीक है, जितने विदेशी मुद्राएं हैं जो निर्धारित उसके आधार पर होता था। लेकिन अब क्या है, अब ये चीज़ें बदल दी गई हैं। अब क्या है, अब जो 1993 से क्या हुआ कि जो मांग के आधार पर, मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर को निर्धारित किया जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, जिसमें आप दो फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। विदेशी मुद्रा विनिमय दर कैसे तय होता है, एक्सचेंज रेट कैसे होता है, जो कि यहाँ साफ दर्शाया गया है, जो कि मांग और पूर्ति के आधार पर होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। और जो कि जो वर्तमान में चल रहा है, जिसमें आरबीआई भी हस्तक्षेप होता है वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, जो कि 1999 की जो शुरू हुआ था ना, उसके बाद से ही ये चीज़ें बदल दी गई। क्लियर। और जो 1993 के बाद जो भारतीय बाजार है पूर्ण रूप से मांग पूर्ति पर आधारित हो गया। क्लियर। तो एक सुझाव है जैसे कि रुपए का गिरना हमेशा बुरा नहीं होता, इससे निर्यात को भी फायदा मिलता है। जैसे कि रुपया का वैल्यू गिरा तो निर्यात भी बढ़ता है, क्योंकि देश में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। लेकिन इतना भी न गिर जाए कि जैसे आजकल के हालात हैं कि देश ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए, एपीईसी का पूर्ण रूप क्या है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशियन पैक्ट फॉर, ऑप्शन नंबर बी है एशियन पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, देखिए, एपेक, एपेक क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें बाकायदे लिखा गया है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कि स्थापना कब हुई, जिसकी स्थापना 1989 कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ये क्या है, एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में। इसमें 21 देशों की अर्थव्यवस्थाएं, इसमें देश नहीं बोला जाता, इसमें ये अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, भारत इसमें सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसमें क्या है, आवेदन किया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वैश्विक जीडीपी का करीब 62% है, ठीक है। और वैश्विक व्यापार में लगभग 48% के लक्ष्य से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बोगोर गोल्स है, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान देंगे। जो बोगोर गोल्स है इसी से संबंधित हैं। जैसा कि हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 195। इसमें दिया गया है दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता साप्टा। साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था, यानी कि जैसा कि हम लोग अभी पहले पिछले क्वेश्चन में भी इसकी चर्चा हुई, तुरंत भी चर्चा हुई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर है 7 दिसंबर 1994।
ऑप्शन नंबर बी है 7 नवंबर 1993, और ऑप्शन नंबर सी है 7 दिसंबर 1995। तो आप लोग देखते रहिए और इसमें बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जैसे बताया गया था, जो कि पहले क्या हुआ था, 1991 में एक सम्मेलन हुआ था सार्क का, जो कि छठा सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत 1993 में फिर दोबारा जो बैठक हुई थी, ठीक है, तो जिसमें सप्ताह पर हस्ताक्षर हो गया, और 7 दिसंबर 1995 को यह प्रारंभ हो गया, और 1 जनवरी 2006 से इसके स्थान पर दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र लागू हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। अब निम्नलिखित में से जो 196 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन से देश सार्क सदस्य नहीं है। चीन नहीं है, म्यांमार नहीं है, मालदीव नहीं है, भूटान नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें आइए पहले जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं सार्क देश, ठीक है, सार्क देश है यहाँ पे, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1985। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। कुछ तकनीकी समस्याएं आ जा रही हैं। चलिए, स्थापना क्या हुआ था, ढाका बांग्लादेश में, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। क्लियर। अब इसमें देश कौन कौन से हैं, इसमें है आपका मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, यानी कि कुल 8 देश हैं। क्लियर। अफ़गानिस्तान इसमें क्या हुआ, 2007 में जुड़ा, यानी सार्क क्या है, 8 देशों का सदस्य है। ठीक है। अब इसमें कौन, अब आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें बताया गया था सार्क का सदस्य कौन नहीं है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, प्रथम महासचिव जो है अबुल हसान है, जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है, तो सार्क क्या है, निषिद्ध होने के कारण अभी मिस्टेक वगैरह पर अधिक ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें चीन तो था ही नहीं उसमें, ना ही म्यांमार था, यानी दो दो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मालदीव भी है, भूटान भी है, भारत भी है। ठीक है, मालदीव, भूटान, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देश इसमें हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इसमें कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, यानी ये बात कर रहे हैं वही सार्क की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है और पाकिस्तान भी है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था, देख लीजिए 1997-98 में क्वेश्चन आया था, तो इस टाइम अफ़गानिस्तान नहीं था। ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, यानी अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें सभी रहेंगे, कोई और देश नहीं होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पर। इसमें दिया है कि वर्ष 2001-2 तथा वर्ष 2002-3 के दौरान भारत में कृषि व्यापार संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन मनन कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताना है। इसमें लिखा है कि भारत के कुल आयात में कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा। ठीक है, और इसमें भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान 62% रहा। भारत में कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा। ठीक है, तो ये तो क्रम दिया गया है 2001, या मतलब 1, 2 और 22, 23 के अनुसार। तो जब अगला क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा, तो 22, 23, 24, 25 इसी के आधार पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन प्रश्न की समीक्षा करते हैं। और एक और लास्ट हिस्सी है 4 नंबर टॉपिक में, भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य समुद्री उत्पादों के योगदान का लगभग 23% रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें
इसमें लिखा है कि भारत में वर्तमान कृषि में व्यापार, ठीक है। तो जीडीपी का हिस्सा जो कि करीब 18 से 19%, ठीक है। और उसके बाद रोजगार, इसमें जो रोजगार मिल रहा है करीब 40 से 45%, 45 से 50% आज भी इसमें रोजगार है, कार्यबल शामिल है। और निर्यात क्या होता है, 50 बिलियन, यानी कि जो भारत दुनिया के शीर्ष 10 कृषि निर्यातकों में शामिल है, ठीक है। और मुख्य जो क्या होता है, निर्यात, निर्यात में क्या होता है, चावल निर्यात होता है, ठीक है। उसके बाद समुद्री उत्पाद, झींगा मछली, मसाले, चीनी, कपास और भैंस का मांस वगैरह, ये क्या होता है, ये निर्यात होता है, ठीक है। अब खैर भैंस का मांस होता है कि क्या होता है आपको सब पता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं प्रमुख आयात, यानी मेजर इंपोर्ट्स, ठीक है। मेजर इंपोर्ट्स में यानी क्या क्या होता है, यानी कि 60% आपका ऑयल, यानी जो पाम ऑयल, जो कि जाहिर सी बात है सबको नुकसान कर रहा है, उसी का आयात हो रहा है, बताइए 60%, ठीक है। अपनी ज़रूरत का लगभग 60% वो पाम ऑयल विदेशों से आ रहा है, और वही आपकी हेल्थ को नुकसान कर रहा है, ठीक है। और क्या है, इसमें ई व्यापार वगैरह, एपीएम किसान योजना जो कि इसमें पहल की गई हैं, ठीक है। तो और इसमें भविष्य में क्या संभावनाएं इसकी हैं, जैसे हो गया मिलेट्स, हो गया श्री अन्न, जो योजनाएं हैं, ठीक है, निर्यात वगैरह, जो ऑर्गेनिक कृषि और एआई टेक ड्रोन पे आधारित है, ठीक है। तो अब भारत क्या कर रहा है, कच्चा माल निर्यात करने के बजाय जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहा है, ठीक है, यानी कि जो कि वो डायरेक्ट वस्तु भेजने की तैयारी में है, क्लियर। तो जैसा कि हमने देखा, ठीक है, भारत कुल आयात में कृषि का योगदान कितना था, ठीक है, जो कि 12% नहीं था, क्लियर। उस टाइम तो केवल 2 ही 3% था, ठीक है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद भारत में कुल आयात जो कि 22% रहा है, वो तो सही बात है, ठीक है। 60% तो उसको मान सकते हैं, क्लियर। और भारत में कुल निर्यात का योगदान होकर 4% रहा है, तो कृषि में 4%, तो उस टाइम शायद करीब 11.8% था, ठीक है। कितना था, 11.8% था। और उसके बाद और कौन सा है, भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा, ठीक है। तो उस टाइम भाई 23% था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 2 सही हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हुए, ठीक है। अभी इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापार भागीदार वाला देश है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। तो देखिए, सबसे अधिक जो निर्यात होता है अमेरिका से होता है, जो कि निर्यात होता है अमेरिका में होता है, ठीक है। भारत सबसे अधिक आय अमेरिका से करता है, और ऑप्शन नंबर ए ही सही है फिलहाल में। अभी युद्ध की स्थिति के बाद न जाने क्या होगा, देखते हैं। चलिए, हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, सबसे अधिक व्यापार कहाँ से होता है, इसमें दिख रहा है आपको, सीधे सीधे दिख रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से सबसे अधिक क्या होता है, द्विपक्षीय व्यापार होता है। और चीन से व्यापार करने में हम लोगों को क्या होता है, घाटा जाता है, बहुत भारी घाटा जाता है चीन से व्यापार करने में। और सबसे अधिक जो व्यापार जो होता है, 5 हैं देश हैं, पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा यूएई है, फिर चौथा रूस है, फिर सऊदी अरब है, ठीक है। भारत में जो सबसे अधिक निर्यात और आयात पे आधार का अंतर है, सबसे अधिक निर्यात कहाँ होता है, यूएसए के बाद यूएई और नीदरलैंड में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इसमें जो सबसे अधिक आयात आयात भी जो होता है सबसे अधिक चीन में होता है, ठीक है। आयात जो चीन से होता है, उसके बाद रूस, उसके बाद यूएई से सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, निर्यात का लक्ष्य वगैरह जो कि चीज़ें तैयार की गई हैं, ठीक है। यूएसए और चीन भारत का मुख्य व्यापारी भागीदार है, ठीक है। इसको आप लोग आराम से समझेंगे। तो आई होप ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सुधार जारी है, ठीक है। आपको नई नई जानकारियाँ और चीज़ें मिल रही हैं, क्लियर। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है इतने कम क्वेश्चन में ही। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में
बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना प्यार बनाए रखिए।